Probability. Probability is one of those areas which are very much practical in its nature. Everyone, whether he or she know about probability as a subject, as a discipline or not, they still use the idea of probability in their life. And in certain subjects, probability is studied as a discrete science, where the idea, the theories are especially applied, for example, in the area of insurance, in the area of risk management, in the area of stocks, in the area of data sciences, in the area of studying the real phenomena. For example, when a politician contests an election, he or she wants to know about the probability of his or her winning, etc., etc. So what is probability? Today we will understand it, that how this is actually used. We normally define as probability is a measure of likelihood of a random phenomena or chance behavior. So what is probability? Basically, we are trying to understand that how likely it is for an event to occur. There are two students who have to appear in the examination of mathematics. One is very much sad because he thinks that the chances of his passing are very low, and another is very high, very happy because he is quite sure of his success. So what is that? Both of them are how much likely for an event to occur, and here event is what? Passing an examination. So probability describes the long-term proportion with which a certain outcome will occur in a situation with short-term uncertainty. And how we normally get the probability? We normally get it with the help of an experiment. For example, a very simple example can be flipping a coin. अगर मैं कॉइन को फ्लिप करता हूँ, then there are chances कि मेरे पास हेड आ जाएगा and there are chances कि मेरे पास टेल आ जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर नॉर्मल तौर पर इसको फ्लिप करूं तो मेरे पास एक जवाब ये हो सकता है कि हेड आ गया है, तो मैंने कहा कि 50% चांसेस है. दूसरी दफ़ा मैंने जब किया, लेट्स सपोज दोबारा हेड आ गया. इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब ये हुआ कि हेड आने के चांसेस 100% हो गए? नहीं. यहाँ पे वो वर्ड आया कि शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटी. ऊपर आप अगर देखें डेफिनेशन में तो लिखा है कि शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है, कि एक दफ़ा फ्लिप किया हेड आ गया, दूसरी दफ़ा फ्लिप किया फिर हेड आ गया. लेट्स सपोज तीसरी दफ़ा फ्लिप किया फिर हेड आ गया. लेकिन उस शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटी के साथ प्रोबेबिलिटी एक्सप्लेन करती है लॉन्ग टर्म प्रोपोर्शन, कि वो लॉन्ग टर्म में किस तरीके से काम करेगा. तो जब आप उसको लॉन्ग टर्म में देखेंगे, बार बार उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो अल्टीमेटली यू विल रीच एट अ पॉइंट जहां पर चांसेस ऑफ हेड विल बी इक्वल टू चांसेस ऑफ टेल्स, कि 50-50% के हिसाब से वो मूव कर रहा होगा. सो प्रोबेबिलिटी डील्स विद द एक्सपेरिमेंट दैट यील्ड शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स, रैंडम शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स और आउटकम, येट रिवील्स लॉन्ग टर्म प्रेडिक्टेबिलिटी. कि शॉर्ट टर्म में तो आपके हेड या टेल डिस्टर्ब हो सकते हैं, मगर लॉन्ग टर्म प्रेडिक्टेबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है. तो वो जो लॉन्ग टर्म प्रेडिक्टिविटी है या जो लॉन्ग टर्म प्रोपोर्शन है, वो किस चीज़ पे बेस कर रही है? वो एक स्टैटिस्टिक्स के एक बड़े मेजर थ्योरम पे बेस कर रही है. दैट थ्योरम इज नोन एज लॉ ऑफ लार्ज नंबर. मैं अगर मिसाल के तौर पर आपके सामने यही एग्जाम्पल रिपीट करूं कि अगर एक दफ़ा मैंने कॉइन को फ्लिप किया एंड देयर कम्स हेड, मैंने दोबारा फिर फ्लिप किया, अगेन कम्स हेड, मैंने थर्ड टाइम फ्लिप किया, लेट्स सपोज अगेन कम हेड, तो 3 दफ़ा मैंने फ्लिप किया, तीनों दफ़ा हेड आ गया. तो क्या इसका मतलब ये है कि हेड आने के चांसेस बढ़ गए? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है. इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटी है, कि शॉर्ट टर्म में हुआ ये कि बार बार हेड आ रहे हैं. लेकिन जैसे जैसे आप अपने एक्सपेरिमेंट बढ़ाते जाएंगे, आप 3 की बजाय 6 दफ़ा फ्लिप करेंगे, 50 टाइम्स फ्लिप करेंगे, 100 टाइम्स फ्लिप करेंगे, और आप हर दफ़ा फ्लिप करने के बाद उसके
मैयर को लिख लें कि हेड आया या टेल आया, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे लॉ ऑफ जैसे जैसे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे एन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जो आपका जो प्रोपोर्शन ऑफ सर्टेन आउटकम है इट विल गेट क्लोजर टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम। हो सकता है कि जब आप 1000 टाइम्स उसको फ्लिप करें तो बिल्कुल एग्जैक्टली 500 दफ़ा हेड आ जाए और 500 दफ़ा टेल आ जाए। जब आप उसको 700 टाइम्स फ्लिप करें 350 टाइम्स हेड आ जाए, 350 टाइम टेल आ जाए। सो दैट इज द लॉ ऑफ लार्ज नंबर सेज as the which says that as the number of repetitions of a probability experiment increases, the proportion with which a certain outcome is observed gets closer to the probability of the outcome. And this law of large number is greatly applied across many disciplines. ये हर किस्म के डिसिप्लिन्स के ऊपर ये अप्लाई होता है। अगर हम अब यहाँ पे कुछ बेसिक डेफिनेशंस या कुछ बेसिक जार्गन्स के बारे में पढ़ लें, तो सबसे एक जो मेजर जार्गन हम प्रोबेबिलिटी में इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट इज एनी प्रोसेस दैट कैन बी रिपीटेड इन विच रिजल्ट्स आर अनसर्टन। कोई भी प्रोसेस जो आप रिपीट करते हैं, फॉर एग्जांपल फ्लिपिंग अ कॉइन इज एन एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट अनसर्टन है, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। थ्रोइंग अ डाइस, आपने एक डाइस को थ्रो किया है, डाइस के अंदर पॉसिबल चांसेस क्या है, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए, एंड यू आर अनसर्टन कि क्या आएगा, दैट इज एन एक्सपेरिमेंट। अगर सर्टन है तो फिर वो एक्सपेरिमेंट नहीं है। ठीक है, अब कॉइन को फ्लिप करने के केस में हेड आता है टेल आता है, दैट इज कॉल्ड सिंपल और सैंपल इवेंट। ठीक है, आप इसको इवेंट भी कह सकेंगे, आप इसको सिंपल इवेंट भी कह दें, आप इसको सैंपल इवेंट कह दें। दैट इज सिंगल आउटकम ऑफ अ प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट। हेड आ गया टेल आ गया, इट्स अ इवेंट। आपने डाइस थ्रो किया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया या 5 या 6 आ गए, दैट इज एन इवेंट। अब आपने जब थ्रो किया तो आ गया 3 इज एन इवेंट। क्या क्या आ सकता था, 1 भी आ सकता था, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, ये जो सारे पॉसिबल इवेंट्स थे जो आ सकते थे, दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। कि आपके पास जो जितने पॉसिबल इवेंट्स थे वो जो आ गए वो दैट इज सैंपल स्पेस 6। कॉइन थ्रो करने में सैंपल स्पेस क्या था, हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा, तो सैंपल स्पेस कंसिस्ट ऑफ 2, वेयर एज इन द केस ऑफ डाइस सैंपल स्पेस कंसिस्ट ऑफ 6 पॉसिबल थिंग्स। नॉर्मल सेंस के अंदर हम ये जो इवेंट है जो हमने अभी बात की कि जी हेड आ गया टेल आ गया, इस इवेंट को हम ई के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं और सैंपल स्पेस को हम एस के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। there are certain specific properties of probability, वो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जिस तरीके से हमने बताया है कि the probability of an event is the likelihood of that event occurring, तो सबसे पहला जो थ्योरी है या सबसे पहली जो किसी भी इवेंट होने की प्रॉपर्टी है वो ये है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगी या मैक्सिमम 1 होगी, यानी कि या तो वो इवेंट होगा नहीं या वो हो जाएगा, तो या तो 0 है या फिर 1 है या उसके बीच में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल जब आप एक कॉइन को फ्लिप करते हैं तो हेड आने के चांसेस वैसे तो हम कहते हैं कि 50-50% है, या लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा कि या तो वो हो जाएगा या वो नहीं होगा, तो दैट इज 0 और 1 के दरमियान में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। अगर एक इवेंट इम्पॉसिबल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। इफ एन इवेंट इज अ सर्टेनिटी, अगर हमें चांसेस है कि वो इवेंट हर हालत में हो जाएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, यानी कि 0 अगर नहीं होगा, 1 अगर होगा। और अगर देर आर मैनी इवेंट्स, फॉर एग्जाम्पल हम डाइस थ्रो कर रहे हैं और चांसेस है कि 1 आ जाए, चांसेस है कि 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए, तो उन सारों के आने की जो क्यूमुलेटिव चांसेस है दैट इज 100%। इसका मतलब है 1 आने का चांसेस प्लस 2 आने के चांसेस प्लस 3 आने के चांसेस प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, उन सब के चांसेस 1 के बराबर हैं। ठीक है, एक अनयूजुअल इवेंट हम नॉर्मली उसी इवेंट को कहते हैं जिसके आने के चांसेस बहुत कम हो या बेशक 0 के करीब हो। प्रोबेबिलिटी कैसे मालूम की जाती है, हाउ टू डिटरमिन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट।
देयर आर 3 मेथड्स जो कि हमें थ्योरी में डिफाइन होते हैं। सबसे पहला जो मेथड है दैट इज कॉल्ड क्लासिकल मेथड, हम उसको क्लासिकल मेथड कहते हैं। दूसरा मेथड इज कॉल्ड एम्पिरिकल मेथड, हम उसको अक्सर फ्रीक्वेंसी मेथड भी कहते हैं। और तीसरा मेथड इज कॉल्ड सब्जेक्टिव मेथड्स। अब हम बारी बारी इन तीनों मेथड्स को समझने की कोशिश करते हैं, क्लासिकल मेथड, एम्पिरिकल मेथड एंड सब्जेक्टिव मेथड। The classical method of computing probability requires equally likely outcomes. Equally likely outcomes is a new word here. Equally likely outcomes का मतलब है कि ऐसे outcomes जिनमें से हर एक के होने के चांसेस बराबर हों। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं अगेन फ्लिप अ कॉइन की, तो हेड आने के चांसेस और टेल आने के चांसेस बराबर हैं एक दूसरे के साथ। अगर मैं डाइस की बात करूं तो 1 आने का चांसेस और 3 आने का चांसेस बराबर है, अगर वो डाइस फेयर डाइस है। ये वाला चक्कर ना हो कि डाइस एक तरफ से कहीं घिसी हुई हो तो फिर अलग हिसाब किताब है। अगर वो फेयर डाइस है तो दोनों की चांसेस बराबर हैं। इसका मतलब है कि एन एक्सपेरिमेंट इज सेट टू हैव इक्वली लाइकली आउटकम व्हेन ईच सिंपल इवेंट हैज अ सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग। अगर उनके सेम अकरिंग के चांसेस हैं तो फिर हम उसको इक्वली लाइकली आउटकम कहेंगे, और इक्वली लाइकली आउटकम की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्लासिकल मेथड को इस्तेमाल करते हैं। सो क्लासिकल मेथड के केस में इफ एन एक्सपेरिमेंट हैज n इक्वली लाइकली सिंपल इवेंट्स, अगर उसके n सिंपल इवेंट्स हैं, एंड इफ द नंबर ऑफ वेज दैट एन इवेंट ई कैन अकर इज m, और अगर किसी इवेंट के अकर होने के चांसेस m है, तो फिर हम कहते हैं कि probability of E is equal to m divided by n। हम कहते हैं कि जितने इवेंट हो सकते हैं डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम कितना है। इसका मतलब ये हो गया कि एक सैंपल स्पेस के अंदर पॉसिबल आउटकम कितने इवेंट हो सकते हैं, सैंपल स्पेस आ गया, और ऊपर इवेंट होने के अपने चांसेस कितने वो आ गया, वहां से हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकल आएगी। वेरी सिंपली एक कॉइन को फ्लिप किया, सैंपल स्पेस क्या है, हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा, 2 सैंपल स्पेस है, तो हेड आने के चांसेस क्या है, हेड का क्या मतलब है, नंबर ऑफ वेज हेड एक दफा आ सकता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ हेड इज 1 डिवाइडेड बाय 2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल व्हाइल फ्लिपिंग अ कॉइन इज 1 बाय 2, कि टेल आने के का नंबर 1 है और सैंपल स्पेस 2 है, तो 1 बाय 2। इस तरह बड़ा सिंपल मिसाल के तौर पर हम एक एग्जाम्पल जो हम डेक ऑफ कार्ड्स के तौर पर लेते हैं कि क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ 7 फ्रॉम स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। अब आप लोगों ने अगर कार्ड्स देखे हो तो आपको पता है कि टोटल जो डेक ऑफ कार्ड्स है वो 52 कार्ड्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। इस 52 कार्ड्स के अंदर 4 किस्म के कार्ड्स होते हैं, एक को हम स्पेड कहते हैं, एक को हार्ट्स कहते हैं, डायमंड्स कहते हैं, क्लब्स कहते हैं। स्पेड जो है वो ब्लैक कलर का होता है, क्लब भी ब्लैक कलर का होता है, हार्ट्स एंड डायमंड्स रेड कलर के होते हैं, और ये चारों 13 होती हैं, तो 52 कार्ड्स बनते हैं। ठीक है जी। अब चूंकि आप 7 का कार्ड देख रहे हैं, इसका मतलब है इन 13 कार्ड्स के अंदर एक 7 स्पेड में आएगा, एक 7 हार्ट में आएगा, एक 7 डायमंड्स में आएगा, और एक 7 क्लब्स में आएगा। इसका मतलब है कि जो चांसेस ऑफ गेटिंग अ 7 क्या है कि 4 7 मौजूद हैं पूरे के पूरे आपके पास सैंपल स्पेस के अंदर, आपके पास 4 7 मौजूद हैं, और टोटल कार्ड कितने हैं आपके पास 52, तो कि टोटल कार्ड 52 है। इसका मतलब है चांसेस ऑफ गेटिंग ए 7 इज 4 डिवाइडेड बाय 52। कंडीशन अभी भी वही है कि चूंकि आपके पास 52 कार्ड्स हैं तो हर कोई भी कार्ड ड्रॉ करने के चांसेस बराबर हैं। ठीक है, चूंकि चांसेस बराबर हैं, इक्वली लाइकली चांसेस हैं, दैट इज व्हाई क्लासिकल मेथड कैन बी यूज्ड। इसी को आगे हम थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करें अगर इसी एग्जाम्पल को आगे चलाने में, तो हमारे सामने एक और एग्जाम्पल ऐसी आ सकती है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड मीन्स एक ऐसा कार्ड जिसके ऊपर रेड कलर का चेहरा बना हुआ हो।
जो लोग कार्ड्स को जानते हैं उन्हें पता है कि 3 किस्म के कार्ड्स हैं जिनके अंदर फेस बना होता है। एक कार्ड कहलाता है किंग, क्वीन एंड जैक। अब चूंकि 4 किस्म के सूट्स होते हैं किसी भी कार्ड्स के अंदर, दैट इज अगेन हार्ट्स, स्पेड, क्लब एंड डायमंड्स। तो इसका मतलब है एक स्पेड के अंदर 3 किस्म के कार्ड्स हो गए फेस कार्ड्स, फिर हार्ट्स के अंदर भी 3, किंग क्वीन एंड जैक हो गया, फिर डायमंड के अंदर भी किंग क्वीन जैक हो गया, और फिर क्लब्स के अंदर भी किंग क्वीन जैक हो गया। इसका मतलब है टोटल जो रेड फेस कार्ड्स हैं वो कितने हो गए, वो 12 हो गए। तो रेड फेस कार्ड्स हासिल करने के चांसेस कितने हो गए, 12 इज द नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के अंदर जो इवेंट्स है दैट इज 52। सो द probability of getting a red face is 12 divided by 52. That is the way of using classical method while finding the probability. Okay. Second method which is normally used, it is an empirical method. एम्पेरिकल मेथड के अंदर हम नॉर्मली ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि जब कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है तो उस एक्सपेरिमेंट में किसी ख़ास इवेंट के होने के चांसेस क्या थे। मिसाल के तौर पर मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में जाके अपनी 40 लड़कों की क्लास में ये पूछा कि हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली स्मोक, और वो 40 लड़कों की क्लास में से मुझे अप्रॉक्सीमेटली लेट्स सपोज 10 ने कहा कि सर वी स्मोक एंड 30 ने कहा कि हम स्मोक नहीं करते। अब ये जो मेरे पास जो मैंने एम्पिरिकल मेथड से देखा उससे मुझे अंदाज़ा लगाया कि अप्रॉक्सीमेटली 25% ऑफ द स्टूडेंट्स स्मोक इन यूनिवर्सिटीज़। 40 में से मैंने 10 के ऊपर राय कायम कर ली। ठीक है, अब इसी 40 में से 10 के ऊपर राय को जब मैं ये अब मेरे पास एक शॉर्ट टर्म एक मेरे पास एक्सपेरिमेंट था। अब इस शॉर्ट टर्म एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से मैंने पूरे सैंपल स्पेस के ऊपर अप्लाई करना है और किस तरीके से मैंने इससे लार्ज रिजल्ट्स कैलकुलेट करना है, दैट इज द आइडिया ऑफ होल स्टैटिस्टिक्स। बट जो पहला काम मैंने किया वो क्या है, फाउंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। हाउ? बाय number of times event is observed divided by the number of repetition of the experiment। ठीक है, मैंने उस जो काम हुआ है वो डिवाइडेड बाय जो टोटल काम हो रहा था उसमें से मैंने उसको डिवाइड करके फिगर मालूम कर ली। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो गई, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ई, कि कोई भी इवेंट था उसके होने की कितनी फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, इसको बेहतर तरीके से कैसे मैं करूंगा, बेहतर तरीके से रिजल्ट्स मेरा ये निकल सकेगा कि मैंने पहले एक 40 लड़कों की क्लास में ये राय कायम की, फिर दूसरे 40 की क्लास में राय कायम की, फिर तीसरे 40 की क्लास में राय कायम की, फिर चौथे 40 की क्लास में राय कायम की, और उसके बाद इन सारों के रिजल्ट्स को जब मैंने कंबाइन किया तो ये जो स्मोकर्स मालूम करने की जो चांसेस हैं प्रोबेबिलिटी की वो बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे। फिर ठीक है, जहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ एक्सपेरिमेंट की भी बात आ जाएगी। इसको भी अगर हम एक छोटे से सवाल की शक्ल में समझने की कोशिश करें तो एमपी फाइबर प्लांट पे जो लीडर था वो वेजेस की मजदूरों की जो वेज डिमांड थी उसके बारे में उसने एक सेट ऑफ वेज डिमांड तैयार की। फिर उसने कहा कि बजाय इसके कि इससे पहले कि मैं ये देखूं कि जो मैंने तैयार किया ये ट्रू सेंस में लोगों की राय के साथ मैच करता है कि नहीं करता, तो उसने अपने पास से ही जो मशीनिस्ट थे वो और इंस्पेक्टर थे उनके 30-30 लोगों की राय ले ली और 30 लोगों से पूछा कि ये जो मैंने डिमांड तैयार की है आप लोगों के बिहाफ पर ये सही है या नहीं सही। तो मशीनिस्ट के जो 30 लोग थे उनमें से 9 ने कहा कि यस हम इन डिमांड्स को सपोर्ट करते हैं, 11 ने कहा कि हम माइल्डली सपोर्ट करते हैं, बस ठीक है आपने सही कहा है। 2 का जो राय थी वो कोई अनडिसाइडेड थे, 4 ने उसको अपोज किया और 4 ने सख्ती से अपोज किया। इसके मुकाबले में इंस्पेक्टर्स जो थे उसमें से 30 में से 10 लोगों ने स्ट्रांगली सपोर्ट किया और 3 ने माइल्डली सपोर्ट किया, 2 अनडिसाइडेड थे, 8 ने माइल्डली अपोज किया और 7 ने स्ट्रांगली अपोज कर दिया। ये एक और राय कायम होगी। अब दिस इज अगेन एम्पिरिकल मेथड कि आपने लोगों से पूछा है और क्यों पूछा है, इसलिए कि यहाँ पे सपोर्ट करने के या अनडिसाइड होने के चांसेस बराबर नहीं है। क्लासिकल मेथड जहां पे इस्तेमाल हो रहा था वहां पे वो चांसेस बराबर थे। अच्छा, अब मैं अगर इसको सवाल अगर इसके निकालूं
व्हाट इज द probability that a machinist randomly selected from poll group mildly support the package? ठीक है, मशीनिस्ट को सबसे पहले मैंने देखना है मशीनिस्ट कितने हैं 30 में से कितने हैं जो कि माइल्डली सपोर्ट करते हैं 11। इसका मतलब क्या हुआ कि चांसेस क्या है कि मशीनिस्ट जो है अगर वो आप रैंडमली पोल में से सेलेक्ट करेंगे तो ऑलरेडी 30 में से 11 लोगों ने जो कि माइल्डली सपोर्ट किया हुआ है, तो इतने ही चांसेस हैं कि 11 में से 30 में से 11 लोग जो हैं अभी भी माइल्डली सपोर्ट करेंगे। ये वही वाली एग्जांपल बन गई जो मैंने अभी आपसे कहा था कि मैंने 40 लड़कों की क्लास में से पूछा कि जी हाउ मेनी ऑफ यू डू स्मोक, तो 10 ने कहा स्मोक करते हैं। अब जब मैंने दोबारा रैंडमली उन 40 में से अगर मुझे याद ना हो कि किस किस ने मुझे कहा है और मैं दोबारा अगर उनसे पूछूं तो चांसेस यही हैं कि 40 में से 10 लोग कहेंगे कि हम सपोर्ट करते हैं, हम स्मोक करते हैं। तो ये वही वाले केस आ गया। सेकेंड केस क्या हो सकता है, व्हाट इज दी probability that an inspector randomly selected from polled group is undecided about the package? अब इंस्पेक्टर की बात आ गई कि वो अनडिसाइडेड है। आप अगर इंस्पेक्टर का केस देखें तो इंस्पेक्टर के केस में अनडिसाइडेड कितने लोग थे 2। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या हो गई 2 डिवाइडेड बाय 30 के चांसेस यही है कि 1/15 जो चांस है ना वो ये होगा कि इंस्पेक्टर जो है वो अनडिसाइडेड होगा। सिमिलरली थर्ड केस में आप अगर देखें तो वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ वर्कर, नाउ टॉक अबाउट वर्कर्स, मशीनिस्ट भी हो सकते हैं इंस्पेक्टर भी हो सकते हैं। तो 30 मशीनिस्ट हैं 30 इंस्पेक्टर्स हैं 60 हो गए। रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम पोल्ड ग्रुप स्ट्रांगली और माइल्डली सपोर्ट द पैकेज। नाउ अगेन सी इट, टोटल नंबर कितने हो गए 60। मशीनिस्ट में से स्ट्रांगली और माइल्डली कितने सपोर्ट कर रहे हैं 20 और ये कितने सपोर्ट कर रहे हैं 13। इसका मतलब है 20 प्लस 30 13 कितने हो गए 33। 33 आउट ऑफ 60 जो है दे आर सपोर्टिंग इधर स्ट्रांगली और माइल्डली। सो दैट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ वर्कर आउट ऑफ 60 33 पीपल वो होंगे जो कि माइल्डली और स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे होंगे। सो दिस इज द probability as well. This is the idea of empirical method कि empirical method में हमारा जो probability मालूम करने का तरीकाकार है वो किस चीज़ की बेस के ऊपर है, वो इस चीज़ की बेस के ऊपर है कि प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के अंदर फ्रीक्वेंसी क्या थी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या थी उन चीज़ों की। सो दो मेथड हमने अभी तक देख लिए, क्लासिकल और एम्पिरिकल। क्लासिकल के अंदर चांसेस इक्वली लाइकली थे, वहाँ पे हम उसको यूज़ कर रहे थे। एम्पिरिकल के अंदर इक्वली लाइकली नहीं है तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी की बुनियाद पे कर रहे हैं। और तीसरा मेथड हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है सब्जेक्टिव मेथड। सब्जेक्टिव मेथड का मतलब होता है एक शख्स की अपनी जो भी राय हो सकती है और उसकी राय जो है वो नॉर्मली बेस करती है एजुकेटेड गेस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट जो कि मौसम ऐसा चल रहा है तो मैं ये कहता हूँ जी देयर आर 40% चांसेस ऑफ रेन टुमारो। ठीक है, अब ये मेरा एक एजुकेटेड गैस है माहौल के मुताबिक। अगर फर्ज सख्त गर्मी पड़ रही होगी तो फिर कल की बारिश के बारे में मेरी राय ये नहीं होगी कि जी 40% चांसेस है बारिश होने के, फिर शायद मैं कहूँ कि जी लेस देन 5% चांसेस है बारिश होने के बारे में। तो सब्जेक्टिव मेथड जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन एजुकेटेड गैस। जिस तरीके से आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको हल्का सा बुखार होता है तो वो उसके मुताबिक वो एक चांस बनाता है कि हाँ यार इसको क्या क्या बीमारी हो सकती है। फिर जब वो आपके कोई टेस्ट वगैरह कराता है दैट इज़ अनदर थिंग, लेकिन उससे पहले जो उसकी राय बनती है दैट इज़ हिज एजुकेटेड गेस। अब ज़ाहिर जितना उसका एक्सपीरियंस होगा उतना उसका एजुकेटेड गेस बेहतर होगा, जितनी उसकी नॉलेज अच्छी होगी उतना उसका एजुकेटेड गेस बेहतर होगा। ठीक है जी, तो ये तीन हमारे पास मेथड्स हैं जो कि डिफाइन करते हैं कि प्रोबेबिलिटी किन किन तरीकों से निकाली जा सकती है और प्रोबेबिलिटी की बेसिक थ्योरीज क्या है। थैंक यू गाइस।